बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो आज का टॉपिक है वो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के हिसाब से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से वो क्या करेंगे, अपना डिसीजन लेंगे। कौन कौन से लोग हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट, पहला है जो यूज करेगा। दूसरा है शेयर होल्डर, पोटेंशियल शेयर होल्डर। ये दोनों में फर्क क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय, टैक्स अथॉरिटी, कस्टमर, फॉरेन एंटरप्रेन्योर, रेगुलेटरी बॉडी, प्रोफेशनल बॉडी, रिसर्च एंड एनालिसिस एंड गवर्नमेंट। तो टोटल 12% हम कंसिडर कर रहे हैं, 12 पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं कि वो अलग अलग पार्टी हमारी ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करेगी। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन मतलब इंट्रोडक्टरी कि टाइम के हिसाब से क्या हुआ। पहले समझ लो, अभी एक बहुत सिंपल बात है कि एक आदमी है, मिस्टर एक्स, अकेला ही अपना बिजनेस कर रहा है, तो वो प्रोप्राइटरशिप में आएगा। कौन से एड में आएगा? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब एक ही आदमी खुद वही संभाल रहा है, प्रॉफिट भी वो लेगा, लॉस भी वो संभालेगा। लेकिन आगे चलते हुए क्या आया? पार्टनरशिप आया। पार्टनरशिप में क्या हुआ कि एक से ज्यादा लोग, 1, 2, 3, 4 और मैक्सिमम 20 लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनरशिप में क्या था कि एक से ज्यादा लोग पार्टनर क्या करते थे, बिजनेस करते थे और इनडायरेक्टली प्रॉफिट शेयर करते थे। धीरे धीरे और भी रिवॉल्यूशन आया और रिवॉल्यूशन के साथ क्या हुआ, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल बात है। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ कि अभी इन्वेस्टर कौन हो गए, जनरल पब्लिक, जिसको हम वर्ड यूज करेंगे शेयर होल्डर। क्या करेंगे? शेयर होल्डर। ये सारे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं वो बिजनेस स्टडी में आएंगे, तो आपको वो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं जिससे आपको ये क्वेश्चन समझने में इजी रहे। तो आप जब बिजनेस स्टडी प्रॉपर पढ़ोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चारों सब्जेक्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लिंक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से वो भी इतने समझने, तो वो थियरी आपको कहीं ना कहीं यहीं पे भी काम आएगी और यहाँ की थियरी वहां काम आएगी, जो आपको समझना है। तो क्या हुआ कि अभी जनरल पब्लिक इन्वॉल्व होने लगे, जैसे रिलायंस है, जियो है, टाटा है, ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी शुरू हो गई, जिन्होंने क्या किया कि वो उनकी कंपनी में कौन इन्वेस्ट करते थे, हमारे जैसे लोग, जिसको हम बोलेंगे शेयर होल्डर। हमारे जैसे लोग का वर्ड मतलब बहुत सिंपल है, जिसको जितना इन्वेस्टमेंट करना था उतना वो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। तो अभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप बोलोगे सर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें पता तो होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट हम कहां पे कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट पता होने के लिए हम क्या करेंगे, उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डेटा को हम प्रॉपर देखेंगे, समझेंगे और डिसीजन मेकिंग में यूज करेंगे। तो हमें एक एक पार्टी मतलब एक एक जन का पूरा हम समझेंगे कि ये लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे यूज करते हैं, कहां करते हैं, वो हमें समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरा एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, उससे बाद में आगे जाएंगे। तो बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन में क्या है, द फॉर्म ऑफ बिजनेस इज डेवलप फ्रॉम सोल प्रोप्राइटर टू पार्टनरशिप फॉर्म एंड पार्टनरशिप फॉर्म टू कंपनी। क्या बोल रहा है, सोल प्रोप्राइटर से धीरे धीरे रिवॉल्यूशन होके क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर रिवॉल्यूशन से होके पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। आगे पढ़ते हैं। ड्यू टू दिस डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ यूज ऑफ इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो एक्सटेंडेड। अभी क्या हुआ कि धीरे धीरे स्कोप बढ़ता गया, इन्वॉल्वमेंट लोगों का बढ़ता गया। पार्टनरशिप में समझो कि पहले सोल प्रोप्राइटर में एक था, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा लोग थे और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत लोग थे। तो अभी धीरे धीरे बाउंड्री बढ़ाते गए, इन्वॉल्वमेंट लोगों का बढ़ाते गए, तो ऑब्वियसली वो अकाउंट्स में भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे कि सर कोई भी इन कंपनी का फाइनेंशियल जो होगा इंफॉर्मेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कंपनी कैसे क्या आगे ग्रोथ करने वाली है। तो सबको इन्वॉल्वमेंट कहाँ था, ऑलवेज यूज करने में, कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानने में बहुत जरूरी था और उनको उनके अकॉर्डिंगली वो डिसीजन मेकिंग भी उनके हिसाब से ही करने वाले थे। तो वही पॉइंट उसके बारे में हम बात करते हैं। द अकाउंट्स आर मेड बाय द सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फॉर्म टू मीट देयर पर्सनल एंड
लेजिस्मेंट रिक्वायरमेंट। पर्सनल रिक्वायरमेंट मतलब हमें वो पता होना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म और सोल प्रोप्राइटर को कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, और लेजिस्मेंट मतलब लीगली क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इंफॉर्मेशन कंपलसरी, आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हो तो गवर्नमेंट के रूल्स, इनकम टैक्स के रूल्स है वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। आगे चलते हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ अ बिजनेस जनरली ओनर एंड मैनेजमेंट आर सेम एंटिटी। ओनर एंड मैनेजमेंट दोनों एक ही थे। जैसे समझ लो मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ। सोल प्रोप्राइटर मतलब आप बोलोगे सर आप अकेले ही हो और आप ही संभाल रहे हो, तो इसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। मुझे ही पता है, मुझे इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है और मुझे ही डिसीजन करना है। सपोज अभी समझ लो कि मेरे साथ और 5 सर है, तो इनडायरेक्टली आप बोलोगे सर अभी आप पार्टनरशिप में आ गए। तो पार्टनरशिप में क्या था, हम 5 लोग को ही ध्यान रखना है कि कितना क्या प्रॉफिट है क्या है। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग इन्वॉल्व होते थे, उसके बारे में बात हो रही है। तो आगे पढ़ते हैं। इन द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनर एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट। ओनर कौन होगा, तो शेयर होल्डर, मैंने अभी बोला शेयर होल्डर जो होंगे वो हमारे जैसे लोग होंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, वो ओनर होंगे। और मैनेजमेंट कौन होगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको क्या बोलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बिजनेस को, कंपनी को गवर्न करते हैं, डिसीजन लेते हैं, डे टू डे रूटीन में इन्वॉल्व होते हैं। हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट करने का काम, हम शेयर होल्डर है तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। हमारी पसंद किए हुए कुछ लोग शेयर होल्डर वो होंगे, या शेयर होल्डर होते हैं, या वो बाहर के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर शेयर होल्डर ही होते हैं। तो शेयर होल्डर वो क्या करेंगे, कंपनी को मैनेज करेंगे, डे टू डे रूटीन के ऑपरेशन में वो इन्वॉल्व होंगे। आगे पढ़ते। Thus, because of government restriction, information of company become a public information. Therefore, the several user of a information who can be included in the group of user, which kind of information do they require are explained below. अभी समझ लो हर एक का क्राइटेरिया अलग अलग होगा। एक का क्राइटेरिया अलग है इंफॉर्मेशन का देखने का, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, क्योंकि हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग है। मैनेजमेंट को क्या होगा, उसका सेम क्राइटेरिया वो क्रेडिटर का नहीं होगा, शेयर होल्डर का नहीं होगा, एम्प्लॉय का नहीं होगा। हर एक का क्राइटेरिया अलग अलग है, अकॉर्डिंगली हमें वो डिसीजन लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट है सबसे पहले, in the company form of shareholder are treated as a owner and the board of director undertake the management. The effect of a policy decision made by them is reflected in the accounts. अभी कैसा है कि शेयर होल्डर क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर ओनर है, और मैनेजमेंट कौन कर रहा है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो उनके डिसीजन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो भी डिसीजन लिए है वो अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होंगे। वॉट एवर दे हैव अचीव डिटरमाइन द गोल और नॉट। तो मतलब कहने का सिंपल बात है कि उन्होंने जो अचीवमेंट थी, उनका टारगेट था, हुआ है कि नहीं हुआ है, कहां तक उनका टारगेट अचीवमेंट हुआ है, वो कहां से पता चलेगा, तो आप प्रॉपर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फाइनल अकाउंट से ही पता चलेगा कि उनके सारे डेटा पर से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि सर उनके अचीवमेंट टारगेट हुए हैं कि नहीं हुए है। आगे पढ़ते हैं। दैट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अकाउंट्स, देयर फंक्शन टू बी अचीव प्री डिटरमाइंड गोल थ्रू द प्लानिंग एंड कंट्रोल। बहुत सिंपल बात है, समझ में आ गई होगी। प्लानिंग और कंट्रोल से उनके जो टारगेट थे वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए, उसकी बात हो रही है। दे आइडेंटिफाई द वेरिएंस ऑफ अ कंपनी प्लान एस्टिमेट विद द एक्चुअल रिजल्ट, दे टेक करेक्टिव मेजर एंड अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ देयर काइंड ऑफ वेरिएंसेस। कहने का मतलब है कई बार क्या होता है कि कोई एक्टिविटी में टारगेट हमने सपोज सेल किया था 100 रुपीज का, लेकिन सेल्स हो रहा है हमारा 90 रुपीज का, तो आप बोलोगे सर ये वेरिएंस हुआ, जो टारगेट किया था उससे कम सेल हुआ या ज्यादा सेल हुआ, तो ये क्यों हुआ, उसके करेक्टिव मेजर भी लेंगे। जो कम हुआ है तो वो करेक्टिव मेजर लेंगे, अच्छा हुआ है तो वो अकॉर्डिंगली और शार्प करेंगे अपने प्लानिंग को। सेम वे वो बोल रहे हैं टू रिपीटेशन अवॉइड होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं एक ही डिसीजन, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, दूसरा भी वही डिसीजन ले, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग काम में प्रॉपर करना चाहिए। तो वही बोलने का मतलब है रिपीटेशन काम का नहीं होना चाहिए कि एक ही काम सब लोग करें और जो बाकी के काम है वो रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाउंट्स इज द बूस्ट टूल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, वो कहां से पता चलेगा, तो आप बोलोगे सर परफॉर्मेंस से पता चलेगा, उसकी एफिशिएंसी अकाउंट्स पे से हमें पता चलेगी। प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, बिजनेस कैसा चल रहा है, कहां पे है, ग्रोथ स्टेज कितना हो रहा है, टारगेट के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंपनी का एक्सपेंशन कितना हो रहा है, ये सब कुछ आपको वहां से जानने को मिल जाएगा। मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाई एज अ इंटरनल यूजर।
इंटरनल यूजर मतलब मैनेजमेंट जो होंगे वो अंदर के यूजर होंगे, अंदर मतलब कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, जो कंपनी के डे टू डे रूटीन में इन्वॉल्व होने वाले लोग होंगे, उसे इंटरनल यूजर बोलते हैं। और एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? हमारे जैसे लोग, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या होते हैं? रूटीन काम में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते, एक्सटर्नल यूजर बोले जाते हैं, वो कंसिडर होंगे। Thus the account is very important for management। अंदर के लिए, लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन हो। तो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ मैनेजमेंट। अभी हम दूसरा पॉइंट चालू करेंगे, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर के पहले सबसे पहले समझ लो शेयर होल्डर को क्या चाहिए। शेयर होल्डर को होना चाहिए कि सर हमें पूरे साल में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो हमें कितना रिटर्न बैठ रहा है। दूसरा होगा कि प्रॉपर मैनेजमेंट तो हो रहा है ना, वो पता चलेगा। दूसरा, कंपनी के आगे के फ्यूचर प्लान क्या है वो हमें पता चलेंगे। अकॉर्डिंगली शेयर होल्डर क्या अपना डिसीजन, अपना इन्वेस्टमेंट का उनको आइडिया आता है। सेम वे उसको पता चलेगा कि ईयर एंडिंग पे उनको कितना डिविडेंड मिलेगा। हम जो शेयर इन्वेस्ट करते हैं उन पे जो भी हमें रिटर्न मिलता है, उनको वर्ड यूज होता है डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना मिलेगा वो उनको पता चलता है। ये बेसिक बात है जो हमें शेयर होल्डर को इंटरेस्ट होगी जानने के लिए। तो अभी आप पढ़ना शुरू करते हैं। एज पर लीगल प्रोविजन मैनेजमेंट हैज टू सेंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अकाउंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन लिखने की भी बहुत जरूरत है कि समझ लो कि ये जो भी होगा शेयर होल्डर को, जितने पूरे साल में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, लेकिन उनको सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड कौन करता है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाइड करके जो कॉपी भेजता है वो शेयर होल्डर को भेजनी पड़ती है एज पर लीगल रिक्वायरमेंट। सेबी का ये रूल है, ये हम डिटेल में करेंगे, पीछे इसका नाम आएगा। सेबी कौन है, क्या है, उसके रिलेटेड थोड़ा सा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। आगे पढ़ते हैं। शेयर होल्डर इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। ऐसा नहीं है कि एक जो टाइम दिया हुआ है उसके टाइम के अंदर अंदर ही शेयर होल्डर को भेजना पड़ता है, एक साल के अंदर और उसके अंदर के टाइमिंग में। ऐसा नहीं है कि इस साल का इंफॉर्मेशन आप नेक्स्ट ईयर भेजो तो कोई मतलब नहीं रहेगा, डिसीजन ले ही नहीं सकते, तब तो पूरा एनवायरमेंट चेंज हो गया होगा, तो मार्केट चेंज हो गया होगा, तो अकॉर्डिंगली हमें डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आएगी। तो वही बात वो बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। इट इज राइट ऑफ शेयर होल्डर टू ऑब्टेन द कॉपी ऑफ अकाउंट्स एट द सेम टाइम द ड्यूटी ऑफ अ कंपनी। एक साइड वो बोलेंगे कि सर शेयर होल्डर का राइट है ये अकाउंट्स लेने का, और कंपनी को ड्यूटी बनती है कि उनके शेयर होल्डर को ये अपने फाइनल अकाउंट्स प्रोवाइड करे। वो जो भी इंफॉर्मेशन मांगे उनकी प्रोवाइड करे, वो होगा। जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होंगे वो डिटेल में नहीं देंगे तो भी वो आगे के फ्यूचर प्लान प्रॉपर नहीं दे सकते, बाकी तो कंपनी को ये इंफॉर्मेशन देने के ड्यूटी है। आगे चलते हैं। शेयर होल्डर एनालाइज द पब्लिश in financial and non-financial information and undertake the review of decision for their investment in the company। तो वो क्या करेंगे? वो अपने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी हुए होंगे, कंपनी ने किए होंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। रिव्यू करके क्या डिसीजन लेंगे? जो मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट का डिसीजन उनको पता चलेगा। सेम वे दे कैन लर्न अबाउट द डेवलपमेंट फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी के आगे के क्या प्लान है वो पता चलेगा, और फ्यूचर कंपनी कैसे होने वाली है, कंपनी कौन से मार्केट में जा रही है, कैसा उनका कंपटीशन है, वो शेयर होल्डर को आइडिया आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। दे मेक द डिसीजन आइदर टू डिस्पोज ऑफ द रिटेन शेयर ऑफ अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अभी बहुत सिंपल है कि वो बोल रहे हैं कि उनकी डिसीजन देखेंगे, ये रिव्यू करेंगे, उनके पास जो शेयर है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो रखना है या नहीं रखना है या बेच देना है। वो डिस्पोज ऑफ मतलब बेच देना, तो वो पता हमें कब पता चलेगा? तो अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के हमें पता चलेगा, शेयर होल्डर को डिसीजन ले सकते हैं। नाउ द कंपनी हैज स्टार्टेड टू सेंड द अकाउंट थ्रू द ईमेल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अभी लेटेस्ट में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, ई कॉपी बोलते हैं इसको। ई कॉपी मतलब इंटरनेट वाली कॉपी। तो इसमें क्या होता है कि ई कॉपी से क्या होता है कि जिसके पेपर की वजह से एनवायरमेंट इश्यू कम बिगड़े, क्योंकि एक बुक फाइनेंशियल अकाउंट होंगे ना, तो वो 50-100 पेज की होंगे। इनमें कंपनी बहुत अच्छा पैसे क्वालिटी वाली अच्छे रखते हैं, क्योंकि उनका वो पूरे साल का क्या किया हुआ है कंपनी का पूरा डिटेल में आता है। तो मैं वो आपको बोलूंगा, आप अभी तो छोटे हो वो देखने के लिए, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा कभी कभी आपको मार्च एंडिंग के बाद, बहुत सारे अलग अलग सितंबर अक्टूबर वो वहां पे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगे आपके घर पे। तो आप देखना, तो मैं आपको जब आगे हम जाएंगे तब ये पॉइंट और भी डिटेल में आएगा। ये बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं ये पढ़ना ही है। तो हम शॉर्ट में समझेंगे कि ड्यू टू एनवायरमेंटल पर्पस के लिए आपको बोलोगे सर ये क्या होगा, आप कभी भी
देखोगे तो आपको इंटरनेट पे भी इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे चलते हैं पोटेंशियल शेयर होल्डर, जो हमारा थर्ड पॉइंट है। पोटेंशियल शेयर होल्डर, नाम में भी लिखा हुआ है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब जो कंपनी के साथ अभी जुड़ना चाह रहे हैं। कंपनी के साथ जुड़ना कब चाहेंगे, तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है सर, कंपनी का आगे ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ होगा तब भी कंपनी के साथ कोई लोग जुड़ते हैं। तो शेयर होल्डर वो आगे सोच रहे हैं, कौन से हिसाब से सोचेंगे। हमारे पास दो कंपनी है, आप बोलोगे सर एक्स कंपनी है और वाई कंपनी है, तो हम कैसे डिसीजन लेंगे, तो उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखेंगे कि किसका कैसे रेशियो है, कितना हमें रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट किस में ज्यादा है, आगे किसके ग्रोथ होने के चांसेस है। ये सारे पॉइंट देख के नए शेयर होल्डर उसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे, जिसका नाम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल शेयर होल्डर। तो बच्चों आगे पढ़ना शुरू करते हैं। दिस कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर डिजायर टू बाय शेयर ऑफ अ कंपनी आफ्टर द इन्वेस्टिंग इन द कंपनी टू डिसाइड वेदर दे विल हैव टू एक्सपेक्ट ए रिटर्न और नॉट। दे आर, आगे पढ़ते हैं। दिस कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर डिजायर टू बाय द शेयर ऑफ अ कंपनी आफ्टर इन्वेस्टिंग in the company to decide whether they will expect a return or not, they use the accounting information of a company। आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको आगे भी समझाया था, फिर से एक बार बोलता हूं। क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो लोग होते हैं, समझ लो मैं मेरे एंगल से बोल रहा हूं, वो बोलना है। जैसे हमने किसी से गुड्स परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है कैसे? क्रेडिट पे। क्रेडिट पे मतलब मैंने अभी उनसे गुड्स तो ले लिया है, लेकिन मैं पेमेंट करूंगा 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, प्री डिटरमाइंड डेट के बाद मैं उनको पेमेंट करूंगा। तो क्रेडिटर क्या देखेगा हमारी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, वो देखेगा कि सर की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कंपनी के आने वाले सिचुएशन कैसे है, कंपनी जो मार्केट में उनका मार्केट कैसा है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्रेडिटर भी की लिमिट होती है कि सर को क्रेडिट दे या ना दे, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि उनको भी टेंशन रहेगा, क्योंकि उनके गुड्स भी चले गए और आगे जाके मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो उनके पैसे भी डूब जाएंगे, तो दो साइड से उनको नुकसान होने वाला है। तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर को क्या होगा, तो क्रेडिटर के फॉर्म में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे यूजफुल होगी वो पढ़ना शुरू करते हैं। इन क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर आर दोस हुज प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ गुड ऑन क्रेडिट टू द बिजनेस एंटरप्राइज, जो हमने बात की। Beside the long term creditor, financial institution and debenture are included। दो चीज की बात हो रही है, एक शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में गुड्स वाले आएंगे, लॉन्ग टर्म में क्या आएंगे, डिबेंचर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। क्रेडिटर दूसरे टाइप के जो होता है वो हमने समझ लो किसी से लोन ली हुई है, तो लोन आप जाओगे बैंक में तो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे मैं जाऊंगा और मुझे बोलेंगे मुझे लोन चाहिए, तो वो ऐसे नहीं देंगे, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखेंगे, आपके फाइनेंशियल डेटा देखेंगे, अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेंगे। तो आप बोलोगे सर वो क्या करेंगे, कैसे वो डेटा लेंगे, तो बहुत सिंपल है, वो डिसीजन वो लेंगे आपको कि आपकी देखेंगे स्टेटस क्या है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप रीपे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो सब कुछ डेटा आपको कहां से मिलेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, अकाउंटिंग डेटा से। दूसरा मैं बोल दूं आपको एक वर्ड पे फोकस करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो समझ में आ जाएगा, बड़ी इंस्टीट्यूट जो आपको लोन प्रोवाइड करती है। डिबेंचर भी वही कैटेगरी का है, लेकिन कैसे वो समझाता हूं। डिबेंचर मतलब क्या, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी को जब भी लोगों से लोन चाहिए तो वो जो डिबेंचर इशू करते हैं, कंपनी क्या इशू करेंगे, एक पेपर में लिखा हुआ आता है कि एक्सेप्ट करता है कि इन फ्यूचर आपके पैसे में हमने लिए हैं, हम ये डेट पे आपका पेमेंट कर देंगे, ये जो एग्रीमेंट बनता है उसको हम डिबेंचर बोलते हैं। डिबेंचर आगे बहुत आएगा डिटेल में, 12th में तो पूरे चैप्टर है, अभी आपको वो समझना है कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब लोन लेते हैं लोगों से तो उसको डिबेंचर बोलते हैं, ये रहेगा याद। आगे चलते बच्चों, तो आगे क्या दिया हुआ है, दिस पार्टी हैव टू कलेक्ट देयर ड्यूज इन द फ्यूचर फ्रॉम द कंपनी। फ्यूचर से कंपनी से पैसे लेना है लोन के फॉर्म में, हमने पहले लोन ली तो अभी उनसे हमें वापस पे करना पड़ेगा, सेम वे उनको शॉर्ट टर्म क्रेडिटर को भी पेमेंट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, दिस पार्टी आर पब्लिश अकाउंट्स टू नो द प्रेजेंट एंड फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंपनी। वो क्या होता है कि उनकी अभी भी उनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं वो, और फ्यूचर में उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहेगी, ये सब कुछ डिसीजन कैसे लेते हैं क्रेडिटर, ये अकाउंटिंग डेटा पर से लेते हैं। ये हमारा फोर्थ पॉइंट डिस्कस हमने किया। अभी आएंगे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय आप बोलोगे सर एम्प्लॉय वो लोग होते हैं कि हमारे बिजनेस में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, उनके बिना बिजनेस चलता नहीं है।
अभी आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आया, लेकिन एम्प्लॉय को क्या चाहिए, हमारी इंफॉर्मेशन देख के क्या करेगा, तो एम्प्लॉय को क्या चाहिए, पगार। पगार मतलब सैलरी। सैलरी क्या होगी कि उनके रेस मिल सकता है कि नहीं, कितना मिल सकता है, वो सारे डेटा देखेंगे। कंपनी को और फैसिलिटी एम्प्लॉय को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये उनको कैसे पता चलेगा कि कंपनी कितना कमा रही है, क्या कमा रही है, कैसा है। तो ये सारे डेटा ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में से ही उनको मिलेंगे। तो एम्प्लॉय को क्या चाहिए, उनकी अभी स्ट्रेटेजी क्या है, आगे के लिए कंपनी उनके बारे में क्या सोच रही है, कंपनी उनके लिए कोई ऐसे डिसीजन ले ली है कि फ्यूचर में उनको आगे जाके काम आएगा, वो सारे पॉइंट एम्प्लॉय में कवर होंगे। तो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। From the accounts of a company, the employee of a company acquire the information of their salary improvement, जो पगार बढ़ाने की बात हुई वो, bonus and job safety. Generally, profit of account is important for employee. They present their demand before the management on the basis of profit. कंपनी कमाएगी तभी तो कंपनी के डिमांड, जो एम्प्लॉय की डिमांड है वो पूरी हो सकती है। तो प्रॉफिट कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एम्प्लॉय के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा, कंपनी बंद होगी तो एम्प्लॉय को भी क्या होगा, दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, अच्छी जॉब इतनी मिलेगी नहीं मिलेगी एक रहता है। तो एम्प्लॉय को वो भी जानने में इंटरेस्ट होता है कि कंपनी की प्रॉफिट तो हो रही है ना, कंपनी लॉस में तो नहीं हो रही, कंपनी की तो आगे जाके बंद तो नहीं हो जाएगी, वो भी एक माइंड में रहता है। सेम वे आगे चलते हैं। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज साउंड। साउंड मतलब फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होना। They can be estimate the security status of their service and development of a company. In this manner, accounts has be utility for them also. तो ये था हमारा 5th पॉइंट। 6th पॉइंट है टैक्स अथॉरिटी। नाम देख के आप बोलोगे सर टैक्स अथॉरिटी क्या होता है, तो टैक्स अथॉरिटी मतलब टैक्स के जो कलेक्शन एजेंसी है एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में से, वो अलग अलग एजेंसी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अलग अलग टैक्स है, इनकम टैक्स। तो वो लोग को क्या जानने में इंटरेस्ट होता है कि आप टैक्स तो भर रहे हो ना, आप अकाउंटिंग के डेटा के हिसाब से कि आप कौन से स्लैब में आ रहे हो, आप कौन से टैक्स भरने चाहिए, कितने टैक्स भरने चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी, अकाउंट से। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनकी जो अथॉरिटी है उनका पूरा फोकस रहता है कि आपने टैक्स भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है। तो वो उसे कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे देखेंगे कि आपको टैक्स इतना भरना था लेकिन आपने इतना कम भरा हुआ है, तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से सारे डेटा कवर करेंगे। आपने सुना हो तो रेट पड़ती है, ये सब कुछ है, वो किस में आता है, तो वो अकाउंट्स ही आके चेक करते हैं। वो मांगते क्या है कि आप ये बुक दिखाओ, ये बुक दिखाओ, ये डेटा दिखाओ, ये डेटा दिखाओ। वो कहां से पता चलता है टैक्स अथॉरिटी को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। ये टॉपिक में बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत कुछ बोल सकते हैं, ये टॉपिक में इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो आगे चलते तो उसमें पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द कंट्री, कीपिंग इन द माइंड ऑफ इनकम एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस देयर फैक्टर टू कलेक्ट द टैक्सेस इन द बजट ऑफ एवरी ईयर। गवर्नमेंट मेक द प्रोविजंस on the basis of these provision. Tax are paid by the business enterprise and companies. Tax payment liability is determined from the accounts. Account prepared and tax paid whether are prepared or not as per the budgetary provision or not is checked by the tax authority. These tax are collected by the state and central government. For this purpose, account is utilized to tax authority. ये जो टैक्स कलेक्ट होंगे दो लेवल पे होते हैं, सेंट्रल लेवल पे मतलब दिल्ली वाली से, और दूसरी तरीके से बोले तो स्टेट लेवल से मतलब गुजरात है, राजस्थान है, ऐसे अलग अलग स्टेट से वो कलेक्शन करके वो अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं। आगे चलते कस्टमर। कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा पॉइंट है 7th नंबर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कस्टमर। अभी बस थोड़े ही बाकी है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। कस्टमर का क्राइटेरिया क्या होता है, कस्टमर वो होता है, आज का जो मार्केट है वो कस्टमर में आप बोलोगे सर कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है, बायर ओरिएंटेड मार्केट है। अभी कस्टमर जो ट्रेंड लाएगा उसके हिसाब से ही बायर को मतलब सेलर को अपने हिसाब से प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा या उनके अकॉर्डिंगली सब कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। तो जो कस्टमर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फाइनेंशियल डेटा देख के क्या एनालिसिस करेगा कि ये कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी कैसे एनवायरमेंट में कितना खर्चा कर रही है, अपने प्रोडक्ट में कैसे बना रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो सारे डेटा आपको पता चलेंगे। तो अभी आज के जमाने में कस्टमर का रोल कंपनी में बहुत है, उनको जानने के लिए वो बहुत जरूरी है। कई कस्टमर बहुत इन्वॉल्व होते हैं कंपनी में कि वो कैसे ऑपरेट करती है। तो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। कस्टमर ऑफ बिजनेस कैन बी कंसिडर एज ए वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ अ प्रॉफिट क्रिएशन।
वो पहला पॉइंट है। आज के जमाने में जो वहां से कंपनी कहां से कमाती है, तो सेल करके, किसको सेल करेंगे, तो कस्टमर को, और वहां से क्या कमाती है, मुनाफा कमाती है, प्रॉफिट कमाती है। सेम वे आगे बढ़ते हैं। existing market is not market of a seller but is the market of a buyer. For the buyer means for customer various act are prevailing and they are fully aware of their rights and purchasing product. आज के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में, कस्टमर को अपने राइट्स पता है, क्या राइट होने चाहिए, कितने होने चाहिए, तो वो अकॉर्डिंगली अपने राइट्स जानते हैं वो आज के जमाने में, और उसके राइट के हिसाब से प्रोडक्ट भी वैसा ही होना चाहिए। They are also aware the price of a product and service. Customer can get the idea of price of a product and service from the accounts of a company. So accounts are useful to customer also. वो क्या करेंगे कि वो देखेंगे, कंपेयर कर सकते हैं दूसरी कंपनी के साथ, तो अकाउंट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी बहुत लंबा बोल सकते हैं, लेकिन अभी तो इतना ही समझना है कि वो क्या क्या कस्टमर के राइट्स होंगे, जानने के लिए उसको क्या फायदा होगा, कैसे फायदा होगा। फॉरेन एंटरप्रेन्योर, अभी ये फॉरेन एंटरप्रेन्योर आप बोलोगे सर फॉरेन एंटरप्रेन्योर मतलब बाहर से जो इन्वेस्टर आते हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने लोकल के साथ टाइप करने पड़ते हैं, तो वो देखेंगे किसके साथ टाइप करें, कैसे टाइप करें, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी कंपनी के साथ करना चाहिए, या गलत जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो उनके पैसे फंस जाएंगे, तो वो भी बहुत देखते हैं कि कौन सी कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, कैसे करना है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट वो कंपनी में करते हैं। तो आगे चलते हैं। ड्यू टू फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन द वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉल, वो तो आपको पता ही है, ग्लोबलाइजेशन और बहुत इजी हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इजी हो गया। आपको वर्ल्ड के कहीं पे भी जाना है तो आप इजीली जा सकते हो, पहुंच सकते हो बहुत ही जल्दी, क्योंकि अभी बहुत फैसिलिटी बढ़ गई है। बिसाइड द इकोनॉमिक्स रिस्ट्रिक्शन आर लिबरलाइज्ड ड्यू टू लिबरलाइजेशन, ये आपको आएगा इकोनॉमिक्स में सब कुछ डिटेल में, लिबरलाइजेशन ये सब कुछ। Consequently, foreign enterprise wish to sell their product or service on the other country. Decide they are interested to undertake the amalgamation with the company of a other company. वो क्या होगी, कई बार क्या होती है अमलगमेशन, मतलब क्या होगा, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ जाती है तो वो अमालगमेशन बोलते हैं। अमालगमेशन में क्या होता है कि दो कंपनी जुड़ती है तो दोनों के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन सी कंपनी को कितना शेयर मिलेगा, ये सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन इसमें होती है अमालगमेशन में। तो ये एक टॉपिक है जो टीवाई बीकॉम में आता है या बहुत कॉलेज लेवल के टॉपिक में आता है, जो आपको ध्यान से समझना होगा। अभी उसके मीनिंग समझो। अमालगमेशन मतलब दो कंपनियां मर्ज होके एक कंपनी बन जाती है, उसको बोलते हैं अमालगमेशन। आगे चलते हैं। हाउएवर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ डिसीजन दे एग्जामिन द एस्पेक्ट लाइक सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी मतलब वो देखेंगे कि उनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो कंपनी के पास कैश है, क्या है, कहां पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। ऑफ अ कंपनी आफ्टर द हैविंग द एनालिसिस दे कैन मेक देयर डिसीजन। सो अकाउंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज। फॉरेन एंटरप्राइज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप बोलोगे सर हमने 8 पॉइंट डिस्कस किया यहां से फॉरेन एंटरप्राइज, अभी ये चारों पॉइंट बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाते हैं। अभी हम कौन सा करने वाले हैं, रेगुलेटरी बॉडी, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। ये वहां पे फुल फॉर्म जो उसके शॉर्ट टर्म दिए हुए हैं वो आपको प्रॉपर समझने हैं तो आपको इजी रहेगा। रेगुलेटरी बॉडी में क्या है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कंट्रोल आइदर बाय गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसी बनाई हुई है या गवर्नमेंट खुद ही इन्वॉल्व होती है कि वो रेगुलेटरी बॉडी जो कंपनी को कंट्रोल करती है, कंपनी को बोलती है कि आपको ये करना है नहीं करना है, वो उसके रिलेटेड बॉडी होती है। हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जगह पे रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे एनवायरमेंट के लिए अलग बॉडी है, फाइनेंशियल लिए अलग बॉडी है। तो वो सारी बॉडी क्या करती है, वो अपने एरिया को हिसाब से प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखती है। कहीं पे कोई इनजस्टिस होता है तो ये बॉडी क्या करती है, उस पर अपना कार्रवाई करती है, रेगुलेट करती है। वो पॉइंट आपको समझना है। सो द जनरल पब्लिक विल नॉट हैव द काइंड ऑफ फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू स्टेप और एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी। कंपनी कुछ उल्टी सीधी हरकत करे तो ये बॉडी क्या होती है, एक्शन में आती है। वही पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो मैं सेबी भी बोल रहा था उसका फुल फॉर्म आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में पूछा जाएगा या अकाउंट्स में आ सकता है।
फॉर दिस पर्पज सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, ये एमसीक्यू में भी कई बार आते हैं, तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आर एस्टैब्लिश, ये सब बड़ी बड़ी अथॉरिटी है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है और बहुत इन्वॉल्व होता है उनका फाइनेंशियल मार्केट में। इंश्योरेंस कंपनी में ये IRDA ही प्लान जो है, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वही सारे डिसीजन लेती है, कौन सी पॉलिसी पास करनी है, कैसी करनी है, क्या करना है, वो जनरल पब्लिक के फायदे वाली डिसीजन लेती है। Apart from this, whether the accounts are prepared as per the norms or not, it also examined by the body. Therefore, accounts are essential for regulatory body. तो उनके लिए बहुत जरूरी है, रेगुलेटरी बॉडी के लिए, वो एग्जामिन करती है कि जो कंपनियां प्रॉपर जा रही है उनके हिसाब से सब कुछ कर रही है या नहीं कर रही। ये था हमारा 9th पॉइंट, रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी क्या होता है कि वो कंट्रोल रखती है। अभी जो बात कर रहे हैं वो हमारा 10th पॉइंट है, वो प्रोफेशनल बॉडी। प्रोफेशनल बॉडी क्या होती है कि कई बार आपको हेल्पफुल होती है। कैसे? जैसे बॉडी है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, बहुत सारी बॉडी है अलग अलग जो अकाउंट्स के फील्ड में काम करती है, आपको हेल्पफुल होती है कि कैसे अकाउंट्स बनाने चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे कौन से ग्राउंड पे क्या चल रहा है और इंडिया में उसके हिसाब से क्या लाना है या अलग अलग जगह पे क्या लाना है, ये सारी बॉडी आपको क्या होगी, गाइड कर। ये बॉडी का क्या रोल है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। अकाउंट्स प्रिपेयर आर नोन एज अ प्रोफेशनल, अकाउंटिंग इज अ प्रोफेशन, फॉर फेयर मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन ईच कंट्री एज अ प्रोफेशनल बॉडी। हर एक कंट्री में ये प्रोफेशनल बॉडी होती है, मतलब ये ऐसे बॉडी होती है जो उसका काम क्या करना है। जैसे हमारे यहाँ कौन सी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो बॉडी है वो पूरा कंट्रोल करती है कि इंडिया में कैसे रहेगा। जैसे यूएसए में अलग बॉडी है, जिसमें आप बोल सकते हो कनाडा में अलग है, सभी जगह अलग अलग है। आपने सुने होंगे तो ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं कि यहाँ की आप वो बॉडी के नीचे ही आपको पढ़ना होता है, मतलब वो उसके वहां से पढ़ते हो। जैसे सीए बोलते हैं ना, वैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग सीए होते हैं। आगे चलते हैं। फॉर द फेयर मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन ईच कंट्री एज अ प्रोफेशनल बॉडी, फ्रॉम द 1949 ऑनवर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया is functioning for accounting profession in this country. In this context of account, this body prepare guideline and accounting standard so that uniformly the integration can be maintained in the prepare of accounts. यूनिफॉर्म लेना चाहिए, सेम रहना चाहिए, क्योंकि कहीं भी जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही है कोई डेटा या कुछ भी, तो वैसा ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सेम वे वैसे ही बनानी चाहिए, अलग अलग कोई ना बनाए, एक यूनिफॉर्मिटी रहे, सभी को ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन सेम इफेक्ट आनी चाहिए। हर एक अपने अपने हिसाब से बना नहीं सकता। ये प्रोफेशनल बॉडी वही काम करती है कि लोगों को कैसे अकाउंट्स बनाना है, कैसे डेटा रिप्रेजेंट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये क्या बोलेगी, ये बॉडी आपको प्रोवाइड करेगी। तो आगे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंट, दिस बॉडी प्रिपेयर द गाइडलाइन and the accounting standard so that uniformity the integration can be maintained in the prepare accounts. In addition to this, Institute of Chartered Secretary of India and the Institute of Cost Accountant of India also render the necessary suggestion, so accounts assist the professional body to prepare the guideline and accounting standard. अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा जो 11 पॉइंट है वो अभी पढ़ते हैं। एक लाइन में प्रॉपर थोड़ा आइडिया दे देता हूं, थोड़ा तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। जो ये यूजर होता है वो बेसिकली क्या करते हैं, आपकी कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटा है उसको एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे और उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दूसरी कंपनियों के साथ, जिससे क्या पता चलेगा कि उनको पता चलेगा कौन सी कंपनी में कितना स्टेक होल्डर कितने हैं, कितना किसका मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट है। सेम वे वो बोलेंगे सॉल्वेंसी कैसी है, लिक्विडिटी कैसी है, ऐसे एनालिसिस देते हैं। तो वो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। देयर इज ए वन कैटेगरी ऑफ अ यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड एनालिसिस। द ग्रुप is interested to know what the profitability of a company is and what the solvency of a company is. Apart from this, they undertake research and analysis why this kind of profitability or economic status exist, why in this quantum. This kind of research and analysis help to company and investor
दो लोगों को ही हेल्पफुल होता है, कंपनी को भी पता चलता है कि ये क्या, इसका फायदा क्या है, और आके इन्वेस्टर को भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका एनालिसिस का फायदा मिलता है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस ग्रुप of a user is also significant. This group is not working only for own interest, but they also work for beneficial of other. So accounting information is necessary for this user. The institution determine the credit worth function in the India and abroad. ये 3 एजेंसी है जिसका नाम है क्रिसिल, सिबिल एंड ICRA etc. are included. This agency are also used to publish account. उनके फुल फॉर्म भी है, लेकिन हमारे लेवल पे अभी उनको नाम ही जानना है। ये आपको क्रेडिट एजेंसी बोलते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसका काम क्या है कि कंपनी को क्रेडिट एजेंसी कितना क्रेडिट देना चाहिए। क्रेडिट मतलब उनके स्टार नहीं होते, स्टार जो देते हो ना एप्लीकेशन में, सेम वे वैसे कि कितने स्टार की कंपनी है, कितना है, अच्छा क्या है, ये सब कुछ एजेंसी देती है। इनके रेटिंग से देने से लोन मिलती है, इन्वेस्टर का प्रभाव बढ़ता है, सब कुछ होता है। तो ये एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 एजेंसी नाम दी है, बाकी आप बहुत डिटेल में अभी 11th में ही पढ़ोगे आपके सब्जेक्ट में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में। और लास्ट में जो है वो है गवर्नमेंट। तो अभी गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सिंपल है, पढ़ लेता हूं, आपको एक बार में समझा देते हैं हम। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू ब्रिंगिंग एफिशिएंट इफेक्टिव मैनेजमेंट इन द कंट्री। गवर्नमेंट का काम क्या है कि एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए। The government form a policy for the development of a country. For the formation of a policy, relevant information is required. The information presented by company is collected and used. The information of a nation policy. This information presented by the company is collected and used for the formation of a national policy. This accounting information play vital role in the policy obtained decision and government. गवर्नमेंट के क्या होंगे कि ये जो सारे फाइनेंशियल डेटा है उनके हिसाब से पॉलिसी बनाएंगी। जैसे कंपनी को कैसा एनवायरमेंटल चाहिए, कंपनी को क्या क्या एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से, वो सारी ये पॉलिसी कैसे बनेगी, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से बनेगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था, आपको बहुत लंबा लगा होगा। खाली आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों कि ये पॉइंट में पूरा क्वेश्चन बहुत कम आता है, 1 से लेकर 12 तक पूरे नहीं आएंगे, लेकिन आपको पूछेंगे एग्जामिनेशन में फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको पूछेंगे कि व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो कैसे यूज करते हैं, सेम वे प्रोफेशनल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी कैसे यूज करती है। तो आपको इंडिविजुअल सब कुछ याद रखना है, कभी भी ऐसे नहीं आएंगे कि 12 पॉइंट आपको आएंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। ये 6 मार्क का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 मार्क का भी पूछ सकते हैं और 1 का भी पूछ सकते हैं। किसी एक का ही पूछेंगे, एम्प्लॉय का क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो इसके साथ बोल सकते हैं कि आपके सारे बड़े बड़े क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अभी हम जो नेक्स्ट सेशन में चालू करेंगे वो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जो मेन थियरी पॉइंट है वो बहुत आपको ध्यान से समझना है। वहां आपको प्रॉपर एक एक टर्मिनोलॉजी लिख के समझना है, तो आपको बहुत इजी रहेगा। यहां हम कंप्लीट करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। मिलेंगे हम नई वीडियो नंबर 7 में।